सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या सिग्निफिकेंस है, ये आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले तो क्या आपको स्कोप का मतलब पता है, क्या आपको सिग्निफिकेंस की मीनिंग पता है? तो देखो, एक एक से बात करते हैं। सबसे पहले स्कोप। स्कोप मींस एरिया ऑफ स्टडी या फिर कह सकते हैं फील्ड ऑफ स्टडी, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहां तक सीमित है, यानी कौन कौन से टॉपिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कवर होंगे, वो कहलाता है फील्ड ऑफ स्टडी या एरिया ऑफ स्टडी, जिसे आप बोलते हो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्कोप का मतलब तो समझ गए, एरिया या फील्ड ऑफ स्टडी। और बिल्कुल आसान लैंग्वेज में तो आपके जितने भी चैप्टर्स या यूनिट के नाम है ना, वो आपका स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ऐसे ही सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस तो समझते हो कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है, इकोनॉमिक्स के अंदर आखिर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ते हैं, तो वो आपका आएगा सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलो, तो सबसे पहले बात करेंगे स्कोप की। ठीक है, तो स्कोप मींस तो समझ गए ना, एरिया ऑफ स्टडी, फील्ड ऑफ स्टडी। सीधा सीधा मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है। देखो, सबसे पहली यूनिट एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। दो चीजें आ गई, ध्यान से समझिएगा। एक तो आपको यहां पर नेशनल इनकम पढ़ना है, दूसरा नेशनल इनकम से रिलेटेड और भी अगर कोई एग्रीगेट्स है तो वो भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस करने। थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं, वैसे तो आपको ये पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। ठीक है, देखो, सबसे पहले नेशनल इनकम होती क्या है। नेशनल इनकम मींस हमारे देश के रेसिडेंट्स के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, हमारे देश के रेसिडेंट्स के द्वारा जो फैक्टर इनकम कमाई जाती है वो कहलाती है नेशनल इनकम। आप पूछोगे सर लिखना कैसे है, तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ factor income earned by normal residents of a country during the period of an accounting year। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है, बाकी डिटेल में नेशनल इनकम वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलो। तो एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको नेशनल इनकम पढ़ना है, दूसरी चीज इससे रिलेटेड कुछ एग्रीगेट्स। ये एग्रीगेट्स वर्ड तो याद है ना, एग्रीगेट्स मींस टोटल। अच्छा, टोटल याद है, जब सारे गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल कर दो तो आपका कहलाता है एग्रीगेट्स। तो काफी सारे एग्रीगेट्स आपको नेशनल इनकम वाले चैप्टर में ही पढ़ना है। जैसे आपने जीडीपी का नाम सुना है, जीडीपी आए दिन टीवी में सुनते रहते हो यार, न्यूज में सुनते रहते हो, देश की जीडीपी गिर गई और गिर गई, पता नहीं गिरते गिरते कहां पहुंच गई, दिख ही नहीं रही है ना। तो जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक अकाउंटिंग ईयर में कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है वो जीडीपी कहलाता है। जनरली इसे प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं, तो पिछले साल की अपेक्षा अब जीडीपी कम हुई, ज्यादा हुई। जीडीपी का तात्पर्य सीधा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से होता है। तो यहां पर नेशनल इनकम वाले चैप्टर में ही आपको रिलेटेड एग्रीगेट्स जैसे जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ऐसे ही 7 से 8 पॉइंट पढ़ने हैं। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर। चलो, अभी सेकंड पॉइंट पर आओ। सेकंड पॉइंट है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट के बारे में तो अभी अच्छे से जानते हो, रोजगार, बेरोजगार। जरा कुछ प्रीवियस क्लास के बारे में याद करो, मैंने आपको ग्रेट डिप्रेशन पढ़ाया। यूएस की इकोनॉमी में ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो गई थी, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस गई थी इकोनॉमी। फिर प्रोफेसर कीन्स आए, कीन्स ने कुछ अपने सजेशंस दिए, फिर उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स बनी, याद है क्या? तो प्रोफेसर कीन्स ने बताया कि हम इकोनॉमी से अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम कर सकते हैं। तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही पढ़ेंगे। यहां पर एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे, काफी सारी बातें पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो आएगा एम्प्लॉयमेंट।
और यहां पर थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि प्रोफेसर कीन्स ने क्या अपने योगदान दिए अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक करने के लिए, वो भी यहां पर डिस्कस करेंगे। चलो थर्ड पॉइंट है थ्योरी ऑफ मनी। अच्छा, ये आपका टर्म 1 वाले टॉपिक आ गए। टर्म 1 तो देख ही चुके हो, थ्योरी ऑफ मनी, या आप तो आप कह सकते हो मनी एंड बैंकिंग। तो मनी आप पढ़ चुके हो, बैंकिंग आप पढ़ चुके हो, ठीक है। ये भी हम कहां पढ़ते हैं, स्कोप के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इसके बाद आओ थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। जनरल प्राइस लेवल होता क्या है, हमारी इकोनॉमी में इस टाइम पर प्राइस लेवल कैसा है। आपको भी सर समझ में नहीं आ रहा है यार, प्राइस लेवल का मतलब है कि देश के अंदर कितनी महंगाई है, कितना इन्फ्लेशन है या कितना डिफ्लेशन है, वो कहलाता है जनरल प्राइस लेवल। आप कहोगे सर करंटली तो बहुत महंगाई है, बिल्कुल। तो जो महंगाई है या जो डिफ्लेशन है वो कहलाता है आपका जनरल प्राइस लेवल। करंटली प्राइस लेवल क्या है, अच्छा आप कहोगे सर महंगाई है, तो महंगाई को कैसे कम किया जा सकता है, आरबीआई कौन कौन से स्टेप्स अपना सकती है, आप इसके अंदर पढ़ोगे। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, बैंकिंग वाले चैप्टर में सुना है ना, बैंक रेट, रेपो रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सीआरआर, एसआरआर, सुना है ना। वो सारी चीजें यहाँ पर फिर रिपीट होगी। वो आपका जो चैप्टर है ना एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, वहां पर प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, वो सब इसके अंदर पढ़ोगे। ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे, ठीक है। उसके बाद आओ रोल ऑफ द गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट बजट। अगेन टर्म 1 में पढ़ चुके हो, गवर्नमेंट बजट याद है क्या, गवर्नमेंट का रोल याद है क्या। 4 प्रकार के एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर, बजट डेफिसिट, बहुत कुछ हमने गवर्नमेंट बजट के अंदर पढ़ा। तो ये सारी बातें अब एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। इसके बाद आओ, एक तो है एक्सचेंज रेट और दूसरा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो यहां पर दो चैप्टर्स की बात कर दी गई, एक है एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट मींस फॉरेन एक्सचेंज रेट, और दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा है, टर्म 1 में ही ये दोनों चैप्टर पढ़ चुके हैं, बट फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। देखो सबसे पहले एक्सचेंज रेट, कि जिसे आप बोलते हो फॉरेन एक्सचेंज रेट, हमारे देश की करेंसी दूसरे अन्य किसी देश के साथ किस रेट पर एक्सचेंज की जाती है, वो आपकी एक्सचेंज रेट कहलाती है। जैसे आज की डेट में अगर आपको $1 चाहिए तो बदले में अप्रोक्सीमेटली 74 रुपीस पे करने पड़ते हैं, ये आपकी एक्सचेंज रेट। यानी एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी से किस रेट पर एक्सचेंज होती है, वो आपकी एक्सचेंज रेट। इसके साथ ही बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये चैप्टर भी पढ़ चुके हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। क्या बोला, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, किस चीज का, हमारे देश का बाकी सभी देशों के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहे हैं या कोई भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उनका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड क्या कहलाता है, बीओपी, ऐसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यार इतनी सारी कहानी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़नी है। एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले नेशनल इनकम क्या होती है बता चुका हूं। फैक्टर इनकम किसके द्वारा कमाई जाए, हमारे देश के रेसिडेंट्स के द्वारा, ठीक है। रिलेटेड एग्रीगेट्स एग्जांपल बता चुका है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो नेशनल इनकम से मिलते जुलते और जो भी हमें टोटल के टर्म्स में बात करनी है ना, वो रिलेटेड एग्रीगेट्स में पढ़ेंगे। देन हमने एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताई, प्रोफेसर कीन्स को मत भूल जाना, ठीक है। इन्होंने बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम किया जा सकता है। इसके बाद थ्योरी ऑफ मनी एंड बैंकिंग, टर्म 1 में पढ़ चुके हो। मनी क्या होता है, बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग के क्या फंक्शंस है, टाइप्स ऑफ मनी, सब कुछ पढ़ चुके हो, ठीक है, टर्म 1 में। इसके बाद आओ थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, ये आपको पढ़ना है। जनरल प्राइस लेवल, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, प्राइस लेवल कैसा है, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन है तो आरबीआई या गवर्नमेंट क्या स्टेप्स अपनाएगी, ठीक है। तो काफी सारी चीजें बताई, जैसे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट, काफी सारी चीजें थी, यहां पर सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है।
देन रोल ऑफ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट क्या है, पढ़ चुके हो ऑलरेडी। एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। जो आगे आने वाला अकाउंटिंग ईयर है ना, उसमें लगभग कितना पैसा सरकार के पास आएगा और सरकार को कहां कहां खर्च करना है, वो आपका रोल ऑफ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बजट, ठीक है। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है वो आपका गवर्नमेंट। इसके बाद आओ, दो चीजें थी, एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज रेट मींस फॉरेन एक्सचेंज रेट मींस हमारे देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी के साथ किस रेट पर एक्सचेंज की जाती है, वो एक्सचेंज रेट, ठीक है। जैसे $1 इक्वल टू 75 रुपीज, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बताया, ऑल सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बिटवीन आवर रेसिडेंट्स एंड रेसिडेंट्स ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे देश का दूसरे अन्य सभी देशों के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस चल रही है ना, उनका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। ऑलरेडी टर्म 1 में पढ़ चुके हो, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद आओ, एक छोटी सी लाइन है, मेरे लिए आप याद कर ही सकते हो। चलो मेरे साथ सभी लोग अब 3 बार बोलेंगे, लगातार नॉन स्टॉप 3 बार बोलेंगे, बिना कुछ सोचे समझे बोलोगे, इतना तो कर सकते हो ना। चलो देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे तो सोचो, अगर सरकार लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने लगे, क्योंकि आजकल यार पूरा देश ना बेरोजगारी से रो रहा है, तो मैंने क्या कहा, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे तो एक तो लोगों के पास पैसा जाएगा, एक तो लोगों के पास मनी जाएगा, सच बात है। दूसरी चीज, देश की नेशनल इनकम बढ़ेगी, बहुत अच्छी बात है भाई, हमारा देश आगे बढ़ेगा, देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी। और प्राइस लेवल के हिसाब से, प्राइस लेवल याद है ना, तो प्राइस लेवल के हिसाब से एक्सचेंज रेट भी बैलेंस कर सकेंगे, तो एक्सचेंज रेट भी हम थोड़ा सा बैलेंस कर सकेंगे, स्टेबल कर सकेंगे। 3 बार बोलो, जल्दी से बोलो, रटो, याद करो। देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे तो लोगों के पास मनी भी आएगा, देश की नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, प्राइस लेवल के हिसाब से एक्सचेंज रेट भी बैलेंस कर सकेंगे। जल्दी से 3 बार बोलो और कम से कम 2 या 3 बार कमेंट बॉक्स में लिखकर भी भेजो, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये लाइन याद हो गई है। ठीक, अब पूछोगे जरूर सर क्या है आखिर इसमें। देखो आओ जरा एक एक से सारे पॉइंट पर। सबसे पहले गवर्नमेंट, तो पॉइंट है क्या भाई, तो रोल ऑफ गवर्नमेंट। फिर एम्प्लॉयमेंट, तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आ जाओ भाई, कहां आ जाओ, ये रहा सेकंड वाला पॉइंट है ना, ये लो। इसके बाद प्रोवाइड करे तो लोगों के पास मनी, ये देखो थ्योरी ऑफ मनी, कहां चला गया, ये रहा। देन देश की नेशनल इनकम, तो भैया नेशनल इनकम, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, बहुत बढ़िया भाई। इसके बाद आओ प्राइस लेवल, तो जनरल प्राइस लेवल, कहां गए भैया हमारे जनरल प्राइस लेवल, ये रहे जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये रहा लास्ट पॉइंट, एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बताओ कैसा लगा, याद हो जाएगा, याद छोड़ो सिर्फ ये याद हो जाएगी ये लाइन। आप पूछोगे सर 6 के 6 पॉइंट आप क्यों याद करवा रहे हो भाई, अब ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, अब आपको 4 नंबर में क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बता दो, तो बेटा 6 के 6 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। देखो सबसे पहले तो सिग्निफिकेंस का मीनिंग तो याद है, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस तो पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है, आखिर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। तो देखो पॉइंट वाइज बात करते हैं, सारे पॉइंट बिल्कुल आसान है, अगर आप इसको समझ चुके हो ना तो सारे पॉइंट लगभग सिमिलर ही हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी, यानी अगर आप किसी इकोनॉमी की डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो, आप किसी देश के बारे में बताना चाहते हो, तो कैसे बताओगे, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तभी ना, जब पूरे देश के बारे में जानोगे तभी तो आप उस इकोनॉमी की डिस्क्रिप्शन दे पाओगे। अच्छा अगर आपसे कोई कहे कि भैया इंडियन इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा बता दो, या आपसे कोई कहे अमेरिकन इकोनॉमी के बारे में कोई बता दो, किसी देश की इकोनॉमी के बारे में अगर आप बताना चाहते हो या जानना चाहते हो तो क्या क्या बताओगे। सबसे पहले वहां के लोगों की इनकम यानी
नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम तो आप समझ चुके हो, किसी इकोनॉमी में रहने वाले, किसी इकोनॉमी के लोगों की, रेसिडेंट्स के द्वारा कमाई गई फैक्टर इनकम, मेहनत की कमाई, वो कहलाती है नेशनल इनकम। ठीक है। अच्छा, बार बार एक शब्द बोल रहा हूं मैं, फैक्टर इनकम। अभी खत्म होने के बाद लास्ट में बताऊंगा फैक्टर इनकम क्या होते हैं। ठीक है। सेकंड चीज, स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, आप ये भी जानना चाहते हो कि भैया वहां कितनी ज्यादा बेरोजगारी है, कितने ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, क्योंकि हर एक चीज एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पर ही डिपेंडेंट होती है। अच्छा, हमारे देश के अंदर गरीबी बहुत ज्यादा है, कैसे पता चलेगा? अनएम्प्लॉयमेंट से। जितने ज्यादा लोग बेरोजगार, उतनी ज्यादा देश के अंदर गरीबी। ठीक है। देन रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या रोल है, या कह सकते हैं गवर्नमेंट का बजट कैसा है, गवर्नमेंट बजट में कौन कौन से कंपोनेंट रखती है, एजुकेशन के ऊपर कितना खर्च करती है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे कहां कहां कितना खर्चा करती है, कितना रोड में खर्च करती है, कितना वाटर सप्लाई में, कितना इलेक्ट्रिसिटी में, कितना स्कूल्स में, कितना हॉस्पिटल्स में खर्च करती है, वो सब कुछ रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट की पोजीशन कैसे पता चलेगी? वो सब कुछ पता चलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा। ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत जरूरी है अगर किसी इकोनॉमी की आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो। चलो सेकंड पॉइंट पर आओ, रोड मैप। रोड मैप यानी रास्ता। ठीक है। तो रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किसी देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कौन सा रास्ता अपनाया गया है, वो भी कैसे पता चलेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा। जैसे इंडियन इकोनॉमी में, भारत देश में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कौन सा रास्ता अपनाया गया है? जैसे आजकल आप लोग मोदी गवर्नमेंट के बारे में सुनते हो, काफी सारी उनकी योजनाओं के बारे में पढ़ते हो। जैसे आजकल वो डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, ठीक है, उज्ज्वला योजना, काफी सारी योजनाएं निकालते रहते हैं। तो भैया ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कौन सा रास्ता अपनाया है, कैसे पता चलेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा। ठीक है। देन आओ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पढ़ चुका है, स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन याद है? तो एटलीस्ट ना तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगाई होगी तब भी लोग परेशान, बहुत ज्यादा डिफ्लेशन होगा, बहुत ज्यादा सस्ता मार्केट होगा तब भी लोग परेशान, तो एटलीस्ट इकोनॉमी स्टेबल रहे। ठीक है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉइंट आप पढ़ चुके हो, फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था? हमारे देश का दूसरे फॉरेन कंट्रीज के साथ कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, क्या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सब कुछ कैसे पता चलेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। यार सबसे बड़ी हमारे देश की तो स्पेशली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, गरीबी बहुत ज्यादा है। दूसरी बात इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये भी आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। ठीक है। तो ये दोनों, एक तो गरीबी समस्या हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है, इससे निपटने के लिए सरकार कौन कौन से प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बनाती है वो, प्लस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कैसे कम किया जा सकता है, कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं, सब कुछ आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, 12th में ना सही आगे चलकर पढ़ोगे। ठीक है। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। गवर्नमेंट कोई भी प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाती है तो कैसे बनाती है? ये सारी चीजें देखकर बनाती है। तो यहां से हम कह सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की ही हेल्प से गवर्नमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाती है। तो पॉइंट थे, काफी आसान से पॉइंट थे। प्रॉब्लम ये होती है कि पॉइंट के अंदर तो हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, लेकिन ये पॉइंट याद कैसे रखें? अब तो थ्योरी बेस्ड है ना? तो मेरे साथ एक छोटी सी लाइन बता रहा हूं, 3 बार बोलोगे, पक्का पक्का बोलोगे, 3 बार कमेंट बॉक्स में लिखकर भी भेजोगे, पक्का कहता हूं आपको याद हो जाएगा सब कुछ। चलो देखो, तो सब लोग बोलेंगे पॉवर्टी और पॉल्यूशन के लिए बहुत बड़ी समस्या है यार, गरीबी और पॉल्यूशन, है ना? तो पॉवर्टी और पॉल्यूशन के लिए एक ऐसी बैलेंस पॉलिसी बनाओ। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि पॉवर्टी और पॉल्यूशन के लिए एक ऐसी बैलेंस पॉलिसी बनाओ जिससे एक तो इकोनॉमी स्टेबल रहे। ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, जिससे इकोनॉमी स्टेबल रहे और
ग्रोथ और डेवलपमेंट भी डिसाइड हो सके। तो यार सेंटेंस तो बड़ा अच्छा है, ठीक है। तो क्या बोलना है आपको, पॉवर्टी और पॉल्यूशन के लिए एक ऐसी बैलेंस पॉलिसी बनाओ जिससे एक तो इकोनॉमी स्टेबल रहे, दूसरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी डिसाइड हो सके। जल्दी से 3 बार बोलो मेरे साथ और जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर भी भेजो ताकि रट जाए। बोलो जल्दी से मेरे साथ। तो पॉवर्टी और पॉल्यूशन के लिए एक ऐसी बैलेंस पॉलिसी बनाओ जिससे इकोनॉमी स्टेबल रहे और ग्रोथ और डेवलपमेंट भी डिसाइड हो सके। एक बार और, तो पॉवर्टी और पॉल्यूशन के लिए एक ऐसी बैलेंस पॉलिसी बनाओ जिससे इकोनॉमी स्टेबल रहे और ग्रोथ और डेवलपमेंट भी डिसाइड हो सके। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर रट तो गई, बता तो दो है क्या। देखो मेरे भाई, पॉवर्टी और पॉल्यूशन दिख रहा है कहीं, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। चलो बैलेंस पॉलिसी, बैलेंस दिख रहा है कहीं क्या, बैलेंस 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 ऑफ पेमेंट, ये कहीं तो था, ये रहा बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अच्छा पॉलिसी, पॉलिसी याद है क्या, पॉलिसी बनाओ, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये रहा लास्ट पॉइंट, ठीक है। बनाओ जिससे इकोनॉमी स्टेबल रहे। अरे वाह, पूरा पॉइंट बन गया ना। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहां है, ये रहा पॉइंट साहब, ये रहा, ठीक है। और ग्रोथ और डेवलपमेंट, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट कहा गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये रहा सेकंड पॉइंट। बचा क्या, डिस्क्रिप्शन, तो भी डिसाइड हो सके। डिसाइड से हम मान लेते हैं डिस्क्रिप्शन, यानी पहला पॉइंट। बताओ कोई समस्या। आप लोग ऐसे ही कहते हो सर पॉइंट याद नहीं होते, सब 5वां पॉइंट भूल गए, सब 4था पॉइंट भूल गए। ये लाइन याद रखो ना, एक पॉइंट भी नहीं भूल सकते हो आप। चलो तो जल्दी से चाहो तो ले लो स्क्रीनशॉट, वरना बच्चा लोग आपको तो पता ही है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, ज्वाइन कर लो। नोट्स मैं आपको वहां भेज दूंगा, हैंड रिटन नोट्स भेजूंगा, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। तो अब हम लोग एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखो जब आप एनसीईआरटी बुक रीड करोगे ना, तो वहां पैराग्राफ के फॉर्म में दे रखा है, तो वहां पर आपको ये 3 चीजें काफी बार मिलेंगी। देखो सबसे पहली है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जरा समझो। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी ना पढ़ी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो आपने 12th में ही पढ़ी है अभी। वहां पर आपने इकोनॉमी 3 प्रकार की पढ़ी थी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स याद है तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। जो हमारी मार्केट इकोनॉमी थी ना, कौन सी, मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वो इकोनॉमी होती है जहां पर प्रोडक्शन के सारे संसाधन, मींस ऑफ प्रोडक्शन, जहां पर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होते हैं। किसके हाथ में, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर चाहे तो अपने हिसाब से प्रोडक्शन कर सकता है, यानी जो सारे इकोनॉमिक डिसीजंस है ना, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, वो सारे डिसीजंस कौन लेगा, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। ये जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के ही ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपने सारे डिसीजंस कैसे लेती है, यानी क्या सोचकर डिसीजंस लेती है। जैसे प्राइवेट सेक्टर है, आप एक प्रोड्यूसर हो, एक दुकानदार हो, आप जो भी रिसोर्सेज यूज करोगे वो क्या ऑब्जेक्टिव के साथ यूज करोगे। तो ध्यान रखिएगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। जरा सेकंड पॉइंट पर आओ। सेकंड पॉइंट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के फैक्टर्स जिनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। देखो अभी से याद कर लो, क्योंकि नेशनल इनकम में फिर आएगा। नेशनल इनकम की तो डेफिनेशन में ही पढ़ा, क्या पढ़ा, नेशनल इनकम याद करो, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, अभी इन्हीं से आएगी फैक्टर इनकम, ठीक है। देखो जरा, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टोटल 4 होते हैं। सबसे पहला लैंड यानी जमीन, इसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरा लेबर, तो जानते ही हो आप लोग। तीसरा कैपिटल यानी पूंजी, पैसा। चौथा आपका एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर यानी मालिक। अब मेरे को एक बात बताओ, हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर है, अगर हम लोग अपनी जमीन प्रोड्यूसर को दें, किसको,
प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन के लिए दे, तो प्रोड्यूसर हमें जमीन के बदले क्या पे करता है, रेंट। ये रेंट है ना, ये फैक्टर इनकम, ठीक है। आप लेबर लगाते हो या फिर हम जाते हैं लेबर बन के प्रोड्यूसर क्या काम करते हैं, बदले में हमें क्या देगा, लेबर को मिलते हैं वेजेस। क्या मिलते हैं, वेजेस। आप सपोज करो मैंने अपनी कैपिटल लगाई बिजनेस में, मैंने अपना पैसा दे दिया किसको, बिजनेसमैन को, तो कैपिटल के ऊपर वो मुझे क्या पे करेगा, इंटरेस्ट, ठीक है। अब सपोज करो मैं ही मालिक था, ठीक है, मालिक ध्यान है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, मैं मालिक हूं, मालिक को क्या मिलता है बदले में, मालिक को मिलता है प्रॉफिट, ठीक है। तो ये जो चारों चीजें हैं ना, इन्हीं को हम फैक्टर इनकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। तो ये बातें ध्यान रखना, ये चार चीजें होती हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अब जरा आओ एक और लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो आपका सेकंड चैप्टर में भी मिलेगा, वो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के कितने सेक्टर्स होते हैं, तो देखो सेक्टर्स भी कितने, चार। सबसे पहला हाउस होल्ड सेक्टर, यानी हम सभी लोग। दूसरा आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, यानी जो प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट कौन होती है, जो इन दोनों के बीच में आती है, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर के बीच में, क्या कहती है, लाओ भैया टैक्स दो। हम कहेंगे क्यों चाहिए टैक्स, वो कहेगी हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, हम रोड बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, पानी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, कहां से, टैक्सेस लेके तो दे रहे हैं। और चौथा होता है, एक लास्ट होता है, वो होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी विदेश। तो भैया हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी तो कर रहे हैं ना, तो ये आपके चार होते हैं सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बट यार एक बहुत अच्छी बात बताऊं, आपको पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको सिर्फ ये दो ही पढ़ने हैं अभी 12th क्लास में, ठीक है। एक हाउस होल्ड और एक प्रोड्यूसर, यानी अभी हम मानेंगे कि गवर्नमेंट का कुछ काम नहीं है, अभी हम मानेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर रहे। तो जब तक हम नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, जब तक सिर्फ ये दो ही पढ़ने, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, ठीक है। इतनी बातें समझ गए, तो ये पहला चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन आपका होता है समाप्त। तो सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे इंट्रोडक्शन स्वाहा, ठीक है। तो बच्चा लोग अगर वाकई चैप्टर समझ में आ गया है तो बस लाइक कर देना और सभी के साथ शेयर जरूर कर देना। इस बार यार शेयरिंग कंपलसरी है और कुछ भी नहीं। बाकी अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो बच्चा लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप की, ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स प्लस नोट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।